गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करते हैं एक और सेट का बीपीएससी, सीडीपीओ और साथ ही दरोगा और सेट नंबर 3 का डिस्कस करते हैं। इससे पीछे जो भी वीडियो डाला गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। देखिए, भारत में अभी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां रेलवे लाइन नहीं है। लगभग अब सभी जगह रेलवे लाइन का सुविधा हो चुका है। यानी कि सबसे लास्ट में जो असम का एक जगह है दूधनोई, और मेघालय का एक जगह था गारो हिल्स। यहाँ भी 131 किलोमीटर का जो है रेल मार्ग चालू कर दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि भारत का कोई भी हिस्सा नहीं है जहाँ रेलवे लाइन अब नहीं है। और टोटल भारत में रेलवे लाइन जो है वो 66,687 किलोमीटर रेल मार्ग की कुल लंबाई, ठीक है। तो इसके अनुसार आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड कह रहा है कि रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। रात्रि में जो पिंड चमकता है उसको किस नाम से जाना जाता है। आपको 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है, उसमें आप उत्तर सोच के रख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए कि बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है। रहस्यमय त्रिभुज भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जब जो भी नाव वगैरह जाता था वो एक विचित्र ढंग से गायब हो जाता था। तो ये स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखें कि 4 नंबर का है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटियों किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो है किस प्रकार के पर्वतों में हमें देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर करें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन मोरदार पर्वत। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें कि किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र को परिवर्तित किया। किस वैज्ञानिक ने अपर्दन चक्र को परिवर्तित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैंक। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आए कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। गंगा के मैदान की जो पुरानी कछारी मिट्टी थी है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है बांगर के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा हिमनद जो है गंगोत्री है। ये लगभग 30 किलोमीटर जो है लंबी और 2 से 4 किलोमीटर जो है चौड़ी है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। इनमें से कौन अग्रणी राज्य है रबर उत्पादन में। तो सबसे अग्रणी राज्य इसमें आता है केरल। देश में कुल 90% से अधिक रबर उत्पादन में केरल का योगदान है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए कि दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सिक्किम राज्य। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। नोवेस्टर की उत्पत्ति कहाँ होती है, जिसका सबसे अधिक असर पूर्वी बिहार में पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। इसका मतलब होता है चक्रवातीय तूफान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे देखें। थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CAW। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल की मानसून शाखा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें कि पूर्वी समर्पित मालभारा गलियारे का परिचालन नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रयागराज में। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखें। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? संकोश नदी कहाँ प्रवाहित होती है? एग्जाम में नदी वगैरह से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और असम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वन्य क्षेत्र या वहां पाए जाने वाले वृक्ष का मिलान सुमेलित नहीं है? तो इसका जो है बी और डी भी सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि विश्व एवं भारत के संबंध में हरित क्रांति के पिता क्रमशः कौन है? हरित क्रांति के पिता विश्व के संदर्भ में और भारत के भी संदर्भ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्नेस्ट बोरलॉग और स्वामीनाथ। इसका जन्म जो है ये अमेरिका में हुआ था, परंतु मेक्सिको में कृषि रिसर्च के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान उन्होंने अपना दिया था। ठीक है। और स्वामीनाथन के बारे में तो जैसा कि आप जानते हैं भारत से संबंध रहा है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें कि निम्न में सही है, कौन सही है? स्टेडियम दिया हुआ है और उसका जगह दिया हुआ है। तो इसमें सही खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर और मिथिलेश स्टेडियम पटना में है, जबकि राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम हमें छपरा में है और इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में। तो यानी कि इसमें 2 सही है और 2 गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें कि विधान परिषद में कितने सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है? तो इसका निर्वाचन होता है कुल सदस्य जो रहता है उसका 5/6 भाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। उ 19 कह रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये सुमेलित ही
है, धन विधेयक अनुच्छेद 110 में चर्चा है, और वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, विनियोग विधेयक 114 में है, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो है ये अनुच्छेद 108 में चर्चा किया गया, यानी कि 1, 2, 3, 4 सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किस अनुच्छेद में यह चर्चा किया गया है कि राज्य के जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। तो ये चर्चा है 164(1) में, 164(1) में इसका चर्चा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका संबंध जो है मूल कर्तव्य से रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 में 4A में वर्णन किया गया, और मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। और अभी जो प्रेजेंट में 11 मूल कर्तव्य, 3 पॉइंट यहाँ से निकला। भाग 4A में वर्णन है, 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाता है, और 11 मूल कर्तव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें कि निम्नलिखित में किस संस्थानों को विघटित नहीं किया जा सकता है। अब देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही है कि राज्यसभा और विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता, यह अस्थायी सदन होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। तो अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष जो है विधानसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है, और संविधान के अनुच्छेद 178 जो है में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा अनुच्छेद 93 जो है में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान किया गया। फिर से सुन ले कि संविधान के अनुच्छेद 178 में जो है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखें कि बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री अधिकतम कितने समय तक पद पर बना रह सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 माह तक, और इसका वर्णन जो है 164 के 4 में अनुच्छेद 164 में किया गया, और इसके अनुसार कोई भी मंत्री जो है अधिकतम 6 महीना तक विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखें कि राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा। इसका वर्णन 164 के 2 में किया गया है, अनुच्छेद 164 2 में के अनुसार क्या है, मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या है उत्तरदायी है। और विधानसभा का गठन जो अनुच्छेद 170 के तहत हुआ है, और विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखें कि इनमें से कौन भारतीय राज्य के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केबीसी में भी पूछा गया था, आई थिंक 2021 में ही पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुचेता
कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी और इनका कार्यकाल रहा 1963 से 67 तक। ठीक है। और वही सरोजिनी नायडू है जो प्रथम राज्यपाल बनी है। सरोजिनी नायडू जो है ये प्रथम राज्यपाल बनी। इनका कार्यकाल 1947 से लेके 49 संयुक्त प्रांत में नियुक्त किया गया था। संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 27 देखें। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पूछी आयोग, एक मिनट, पूछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये रिपोर्ट जो है 2010 में आया था, पूछी आयोग रिपोर्ट, और इसका संबंध जो है केंद्र राज्य से है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि श्रम को किस सूची में रखा गया है? तो श्रम को समवर्ती सूची में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखें कि ट्रेजरी बिल कितने दिनों के लिए जारी किया जाता है? ट्रेजरी बिल ट्रेजरी बिल जो है ये आरबीआई के द्वारा अल्प समय के लिए उपलब्ध किया जाता है। अल्प समय के लिए उपलब्ध किया जाता है और जो 25,000 के गुणक में 25,000, 50,000, 75,000 इस टाइप से 25,000 के गुणक में होता है। और इसका कार्यकाल जो होता है 91, 182 और 364 इस टाइप से इसका दिनों के लिए यह जारी किया जाता है। 91, 182, 364 और 25,000 के गुणक में होता है और जारी करने वाला होता है आरबीआई के द्वारा अल्प समय के लिए उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा प्रतिदिन कितना डॉलर से कम पर जीवन यापन करने पर निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1.9। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखें कि स्वामित्व योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? स्वामित्व योजना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के स्वामित्व को संपत्ति कार्ड जारी करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें कि भारत आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार भारत के सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा, सिक्किम और ये ऑप्शन सही नहीं हो। गोवा, सिक्किम और नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और बिहार जो है इस सूची में सबसे नीचे है। बिहार इस सूची में सबसे लास्ट पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें 33। कृषि जनगणना 2015 से 16 के अनुसार भारत में भू जोतों का औसत आकार कितना है? औसत जो आकार है वो कितना? तो ये है 2.66 एकड़। और भारत की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में 145 एकड़ व कनाडा में 235 एकड़ भूमि औसत भूजोत है। 235 कनाडा और 145 अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 34 देखें। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
वित्त आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 में है, ये सही है। और संघ राज्यों के बीच करों की शुद्ध आयामों का वितरण है, ये भी सही है। और राज्य की सहमता अनुदान के लिए सिद्धांत का निर्माण करता है, ये भी सही, यानी इसमें तीनों सही है। और तीनों सही का ऑप्शन है ही नहीं, तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि नीली अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? नीली अर्थव्यवस्था, तो इसका संबंध जो है समुद्री संसाधन से है। और नीली अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि आजीविका और रोजगार और महासागर परिस्थितियों तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के लिए महासागर का जो संसाधन है उसको उपयोग में लाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखें कि भारत में कब तक औसत अनुमानित आयु 70 वर्ष तक करने का लक्ष्य है? औसत जो आयु है 70 वर्ष तक करने का लक्ष्य है, कब तक रखा गया? तो ये रखा गया है 2025 तक। ठीक है, बस भी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि ग्रामीण इलाकों में प्रोत्साहन के लिए दी जाती है? इजी क्वेश्चन है, बन जाना चाहिए। और इसका स्टार्ट हुआ था 2014 से इसको स्टार्ट किया गया। और ये मिलता है 12,000, जिसमें तो 2,000 कमीशन में ही चल जाए, मिलता है 10,000। 10,000 बाबू का कमीशन में चला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखें कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? ये भी कार्यक्रम लगभग बिहार में फेलियोर ही है। खैर क्वेश्चन है तो सॉल्व करना ही है कि जल जीवन मिशन के तहत कब तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये भी रखा गया है 2024 से 25 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। और जल जीवन मिशन योजना का जो शुरुआत हुआ था वो 15 अगस्त 2019 से हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देखें। 39 कह रहा है कि 2019 से 20 के अनुसार बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? सकल घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य कितना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6,11,804 करोड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 2020 से 21 आर्थिक सर्वेक्षण से। जैसा कि जानते हैं कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपको देखने को एग्जाम में मिल ही जाता। यहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पढ़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए कि क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बजट 2020 से 21 में लगभग कितने विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किए जाने की बात जो है कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15,000। और बजट जो है 2021 से 22 के में देश के 15,000 से अधिक विद्यालयों को जो है आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने का लक्ष्य जो है रखा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए कि बजट 2020 से 21 में किस वर्ष तक ब्रॉड गेज रेल मार्ग का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2023 तक। और ये सब क्वेश्चन आपको बजट 2021 से 22 का प्रश्न सब है। तो आप जब तैयारी करते हैं तो बजट को ज़रूर पढ़ें, और बजट से ये सब क्वेश्चन लिया गया है। और बजट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आ गए इतिहास में, मॉडर्न हिस्ट्री। तो भारत लौटे थे महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को।
और 9 जनवरी को भारत में उन्हीं के लौटने के संदर्भ में भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि प्रांतों में शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 कार्यकाल के शासन में भारत परिषद अधिनियम 1919 में पारित किया गया था, जिसके बाद प्रांतों में द्वैध शासन जो है व्यवस्था को लागू किया गया था। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो भी देख लीजिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि द इंडियन मुसलमान्स नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऐसा पुस्तक तो हमने भी कभी नहीं पढ़ा है या कभी सुना भी है, द इंडियन मुसलमान्स, और ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सेट के अनुसार सर विलियम हंटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाए कि बिहार में गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के समय भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार में जो गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, तो ये हुआ था 1922 में। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा है, और इसका अध्यक्ष जो रहे हैं वो चित्तरंजन दास रहे हैं, चित्तरंजन दास, ठीक है। और उस समय जो है, उस समय जनरल एवं वायसराय जो थे वो लॉर्ड रीडिंग थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए कि साइमन कमीशन का भारत में क्यों विरोध हुआ था? सबसे इम्पोर्टेंट है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसके वजह से जो है साइमन कमीशन को भारत में विरोध हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और लॉर्ड जो है इरविन कार्यकाल इनका रहा है 1926 से 31 के बीच। इसी समय 1927 में जो है साइमन कमीशन का गठन जो है किया गया था, जो 1928 ईस्वी में क्या हुआ, भारत में आया था। और इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जिससे हुआ क्या, पूरा भारतवर्ष में इसका विरोध किया गया था। और इस विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस की लाठी से घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, डिटेल में जब पढ़ेंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखें कि भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए सर्वप्रथम किसकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए 8 सदस्य समिति का जो है गठन किया गया था, जो 28 अगस्त 1928 को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है, नेहरू रिपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर
48 देखें कि निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाइए। ये सब घटना दिया हुआ है, इसको सही क्रम में सजाना है। तो इसके अनुसार सबसे पहले जो घटित हुआ है बटलर आयोग। बटलर आयोग का गठन हुआ 1927 ईस्वी में। उसके बाद 1 नंबर स्थान पर इसको रखिए। 2 नंबर पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि अप्रैल, अरे यार पेंसिल भी वर्क नहीं करता, 1 मिनट। तो सबसे पहले बटलर आयोग था 1927 में। उसके बाद आपको देखने को 1930 में अप्रैल के 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके बाद गोल मेज होना चाहिए यहाँ, सम्मेलन जो है आपको देखने को मिला था 1930 से 31 के बीच। उसके बाद हुआ है गांधी इरविन समझौता, और ये हुआ है 1931 में। और उसके बाद भगत सिंह को फांसी दिया गया है। भगत सिंह को फांसी दिया गया है 29 मार्च 1931 को ही। और उसके बाद लास्ट जो है सबसे लास्ट में हुआ है पूना पैक्ट 1932, यानी कि ऑप्शन नंबर बन जाएगा 5, 1, 3, 2, 4, 6। और इसके अनुसार आंसर देख लीजिए, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखें। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 49, अष्टप्रधान के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। अष्टप्रधान के बारे में इनमें से कौन ऐसा है जो सत्य नहीं है। यह 8 मंत्रियों का परिषद था, ये भी सही है। मंत्रियों में कोई विशेष अधिकार नहीं था, ये सही है। मंत्रियों को परामर्श के लिए शिवाजी बाध्य नहीं करते थे, ये सही है। और मंत्री पद अनुवांशिक थे, ये ही गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए 50 पे। तो डिटेल में बताने से क्या होता है, वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। 50 नंबर, वर्ष 1933 में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी गांधी असफल रहे। देखिए इसके अनुसार 1933 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद में 1933 में सुभाष चंद्र बोस और विट्ठुल भाई पटेल के घोषणा में कहा गया था कि महात्मा जी एवं राजनीतिक नेता के रूप में असफल रहे, यानी कि इसका 2 आंसर सही है, यानी आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए कि निम्नलिखित में किसने 1839 में कलकत्ता में तत्वबोधिनी सभा की अध्यक्ष स्थापना की थी। 1839 तत्वबोधिनी सभा की स्थापना, तो ये किया गया था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52 में देखें, निम्न में से कौन युवा बंगाल आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल आंदोलन से डेरोजियो संबंधित है। यह आंदोलन को यंग बंगाल मूवमेंट के भी नाम से जाना जाता था, मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। क्वेश्चन नंबर 53 देखें कि निम्नलिखित में किसे लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था। लोकहितवादी, इसे जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने हिंदू रूढ़िवादी शक्तियाँ जो है तर्कवादी हमले किए। हिंदू रूढ़िवादी शक्तियाँ पर क्या किया, तर्कवादी हमला किया और धार्मिक एवं सामाजिक समानता लाने पर जोर दिया था।
क्वेश्चन नंबर 54 देखें कि निम्नलिखित में किसे पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, मुक्ति मिशन की स्थापना की थी? तो ये किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? सिंह सभा, इसका उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पश्चिमी शिक्षा देना, सही है। इसका गठन हिंदू पुनरुत्थानवादियों द्वारा सिखों में धर्मांतरण गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए किया गया था, ये भी सही है। अकाली आंदोलन इसी आंदोलन की एक शाखा थी, ये भी सही है। और इसकी स्थापना 1873 में हुई है, ये भी सही है। तो इसके अनुसार जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक सही है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में 56 में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? इसमें से जो जोड़ा दिया है वो सही है। तो इसमें हिंदू अधिकार उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है ये सही है, बाद बाकी जो भी स्टेटमेंट है अलग वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था? आदिवासी विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अपना उपन्यास जो इनका आनंद मठ उसके द्वारा माध्यम से प्रसिद्ध कर दिया था। तो ये किया था सन्यासी विद्रोह को। और ये 1763 से 1800 के बीच जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसी पे ये आधारित था। क्वेश्चन नंबर 58 देखें कि बुंदेलखंड के बुंदेला विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुकर शाह और जवाहर शाह। और 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ। बुंदेला विद्रोह 1842 में हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखें कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और भारत का एक पागलपंथी जो है भारत का एक धार्मिक संप्रदाय था और जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। उत्तरी बंगाल में करम शाह के द्वारा चलाया गया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी जो है टीपू मीर धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। जमींदारों के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ 1813 में विद्रोह हुआ था और 1833 में इस विद्रोह का अंत हो गया था। 1813 में हुआ और 1833 में इस विद्रोह को समाप्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखें कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? किस शासक ने पहली बार जीता था मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र? तो इसको जीता था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखें कि वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुलभ सूत्र। और इसमें वेदों के निर्माण से संबंधित ज्यामिति शामिल है। अब प्रमुख जो है सुलभ सूत्र जो है बोधयान, मानव, आपस्तंभ, कात्यायन। सुलभ सूत्र भारतीय ज्यामिति का प्राचीनतम ग्रंथ है, भारतीय ज्यामिति का। और सुलभ सूत्रों की रचना जो है
ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य की गई थी। क्वेश्चन नंबर 62 देखें कि पेरिप्लस और एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई अज्ञात नाविक समूह इसका लेखक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज तक इतना ही रहने देते हैं। वीडियो बहुत लंबा बन गया, वो 40 मिनट प्लस का वीडियो होगा। ठीक है, अगर बीच बीच में कहीं अगर आपको लगे कि आवाज़ में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ के और टिक के अनुसार आप आंसर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसका जो अगला 63 से लेके 150 तक का जो सेट होगा उसमें, और इससे पीछे जो भी वीडियो बनाया गया है उसको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।